नमस्कार, मैं डॉक्टर अनंत कुमार सिंह पटना से। इधर कई मरीजों ने मुझसे सवाल किया कि कोरोना के बारे में सोशल मीडिया और मीडिया से बहुत तरह की बातों की जानकारी मिली, लेकिन कन्फ्यूज़न भी बहुत हुआ। तो कुछ अपने शब्दों में बताएं। तो आज मैं, कोरोना अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है, उतना तो नहीं, लेकिन हर पॉइंट पे जहाँ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है और जो ज़रूरत है वो आपके भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। कुछ दिन पहले मेरे एक परिचित ने, जो कि एक दूर शहर में रहते हैं, बहुत घबराए हुए से फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि मुझे कोरोना है, मेरे डॉक्टर बोल रहे हैं कोई बात नहीं है, वो बहुत चिंतित थे। मैंने बोला कि आप रिपोर्ट मुझे भेजिए। जब उन्होंने रिपोर्ट भेजा तो ये रिपोर्ट आपके सामने है। इसमें उनका थ्रोट स्वाब का टेस्ट किया गया था, जिसमें बहुत से वायरस का टेस्ट है। इसमें 4 कोरोना स्ट्रेन है, जिसमें एक उनका पॉजिटिव था। स्वाभाविक है, ये कोविड नहीं है। आज हम लोग थोड़ा कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं। कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है जो ज़्यादातर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस की नली में इन्फेक्शन करता है। इसका सबसे पहले पता 1930 के दशक में लगा था। ज़्यादातर इसके स्ट्रेन जानवरों में इन्फेक्शन करते हैं। ये मैमल और पक्षी दोनों को इन्फेक्ट करता है, लेकिन इसके कुछ स्ट्रेन हैं जो ह्यूमन, हम आदमियों को भी इन्फेक्ट करता है। कभी कभी कुछ जानवर वाले स्ट्रेन म्यूटेशन के कारण आदमी को इन्फेक्ट करने लगते हैं। चूँकि इसका सेट पूर्ण सूर्य ग्रहण में जो ऊपर में लाइट निकलती है, जिसे कोरोना बोलते हैं, उससे मिलता है, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया। इसके मुख्यतः 4 प्रकार हैं: अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, जिसमें 3 वेराइटी जो ज़्यादा इन्फेक्शन करते हैं, जिनसे ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हुआ है, वो है सार्स, अभी कोविड-19 और इससे पहले मार्स। नॉर्मली यही सार्स कोविड आपको 2005 के आसपास पता चला था, मार्स ये 12 के आसपास, और ये कोविड-19 फिलहाल दिसंबर 19 में पता चला है। और ये 3 स्ट्रेन ही सीरियस डिजीज करते हैं। बाकी जो स्ट्रेन है, अगर ह्यूमन को इन्फेक्ट भी हो तो माइल्ड डिजीज करते हैं, इसके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। कोविड में दिक्कत ये रही कि एक तो ये हाल फिलहाल दिसंबर से इसकी पता चली है। दूसरा, ये ऐसे शहर देश में हुआ जैसे चाइना, जो आधा बात छुपाता है आधा बात बताता है, तो इसके बारे में जानकारी भी लोगों में अभी बहुत नहीं है। जो जिस तरह से उसको देखना चाहता है वैसे ही कुछ दिख जाता है। और साथ में इसकी विभीषिका ऐसी रही कि बड़े बड़े देश तबाह हो गए, इटली, स्पेन, अमेरिका। तो एक तरह तो जो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं जान बचाने में लगे हैं, दूसरी तरफ उसके शोध में भी लगे हैं। इसलिए हर तरह, जो हर स्टडी में कुछ न कुछ आता है। यूँ माने कि आज वैज्ञानिकों की स्थिति उस हाथी को देखने वाले कई अंधों की जैसी है। जैसे आंख पे पट्टी बांध कर वैज्ञानिक जिस तरह से हाथी को देखें वैसा उनको दिखता है। जैसे कोई अगर सूंड पकड़ रहा है तो उसे रस्सा जैसा दिखता है, कोई कान पकड़ रहा है तो उसे फैन, पंखा जैसा दिखता है, कोई पैर पकड़ रहा है तो खंभा जैसा दिखता है। अब एक बार जब इसकी विभीषिका समाप्त होगी, लोग जब दुनिया में इसमें काबू पाया जाएगा, तब जाके सभी साइंटिस्ट बैठेंगे और सब बात डिस्कस होगा, और तब हाथी का पूर्ण रूप पता चलेगा। तो अभी की स्थिति यही है। कोविड-19 के इलाज की बात अगर जहाँ तक कहें तो अभी कोई सटीक न इलाज है न इसका वैक्सीन है। आज के डेट में यही स्थिति है। तो जहाँ ये स्थिति है वहाँ बचाव ही एक मात्र साधन है। तो बचाव के प्रति ही हमें जागरूक रखना है, उसके हर मेजर को करना है। हाँ, ये पता है ये ड्रॉपलेट से इन्फेक्ट करता है। जैसे कोई पेशेंट छींका खांसा, उसका ड्रॉपलेट्स वातावरण में आ गया, वो या तो सीधे आपके नाक मुंह में चले जाए, या किसी
कपड़ा या हाथ किसी पर वो बैठ गया, उसको अब फिर आप नाक मुंह को टच किए या आपके नाक मुंह में गया, तभी ये डिजीज करता है। इसलिए ये ड्रॉपलेट से फैलता है। इसलिए इसके बचाव में कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन जो हम सब कर सकते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बनाना, तथा व्यक्तिगत हाइजीन, व्यक्तिगत हैंड वॉशिंग, मास्क पहनना, डिस्टेंट रहना, बिना काम का भीड़ न लगाना, भीड़ से भागना, यही सब उपाय अभी फिलहाल हम लोग कर सकते हैं इसके बचाव। कोरोना से बचाव के लिए जो कॉमन साधन बताए गए हैं वो सब आप लोग जानते ही हैं, बहुत चर्चा में आ गया, फिर मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अपने हाथ को साफ रखना जब भी आप बाहर से आते हैं तब, मास्क पहनना, डिस्पोजेबल मास्क को हटा देना, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें, खांसते छींकते समय अपने नाक मुंह को कवर करें, मास्क से हो, केहनी लगाकर हो, टिश्यू पेपर से हो, बिना हाथ धोए अपने नाक मुंह आँख को न छुए। नाक मुंह से तो इन्फेक्शन होता ही है, आँख से भी होता है, चूंकि आप ध्यान दिए होंगे आँख में डाला गया पानी नाक में फील होता है, तो उसका भी एक कम्युनिकेशन है, इसलिए आँख छूना भी मना है। और जो भी डिस्पोजेबल आइटम है उसे ध्यान से डिस्पोज करें। सोशल डिस्टेंसिंग, इसका पूरा पालन करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग में पहले तो 1 मीटर की बात थी, अब है 6 फीट, 2 मीटर के आसपास की दूरी आपस में बनाए रखना। और जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग, क्रोनिक बीमारी जिनको है, वैसे लोग जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं, या बहुत छोटे बच्चे, ये तो बिल्कुल ही लॉकडाउन की स्थिति में रहें, बहुत ज़रूरत पड़ने पर इधर उधर जाएं, क्योंकि इनकी जो डिजीज है वो सीवियर हो सकती है। यहाँ मैं मास्क पर ज़रा ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि नाक मुंह ढकना बहुत ज़रूरी है। तो मास्क पहनने से पहले अपने हाथ को अच्छी तरह धोएं। मास्क को ऐसे पहने कि आपका नाक और मुंह जरूर ढके। सिंगल यूज मास्क को दोबारा न यूज करें, या जो वॉशेबल हैं उन्हें धोने के बाद यूज करें। कभी भी गीला होने पर मास्क को हटा दें। मास्क को खोलते समय डोरी से खोलें या साइड किनारे को पकड़कर खोलें, बीच से न खोलें, इसका हमेशा ध्यान रखें। और वॉशिंग पहले और पीछे दोनों ही टाइम अपने हाथ को धोएं या सैनिटाइज करें। मास्क पहनने में लोग बहुत लापरवाही रखते हैं, मुंह पे मास्क है, नाक बाहर है, तो इस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नाक मुंह दोनों कवर हो। थोड़ी बात डिसइंफेक्टेंट पे और थोड़ा सा हैंड सैनिटाइजर पे। डिसइंफेक्टेंट जो हमारा अभी यूज़ में सबसे ज़्यादा जो यूज़ में हो रहा है वो 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है। इसे आप घर पर आराम से बना सकते हैं, जिसमें जो कॉमन ब्लीचिंग पाउडर अवेलेबल है, जिसमें 35% स्ट्रेंथ होता है, 35-36% नॉर्मली। इसका 14.2 ग्राम 1 लीटर पानी के लिए चाहिए, अर्थात 142 ग्राम 10 लीटर पानी के लिए। मोटा मोटी 150 ग्राम रख सकते हैं। अगर आप मेटल के बर्तन में बनाते हैं तो ये बात ध्यान रखना है कि 10 मिनट से ज़्यादा उसमें रखने से उसका रंग चला जाएगा या वो कोरोड हो सकता है। इसलिए 10 मिनट के अंदर उसको यूज़ करके आप गर्म पानी से धो लें या उसे प्लास्टिक के बर्तन में चेंज कर दें। सैनिटाइजर के लिए WHO ने क्लियर कट गाइडलाइन दिया है कि स्प्रीट का कंटेंट, अल्कोहल कंटेंट 60% से ऊपर होना चाहिए, उससे नीचे कभी नहीं। 60-70%, 80% जो भी रखें। ये आज की बात नहीं है। हम अपने बचपन में या घरों में कंपाउंडर साहब को सुई लगाते देखा है। वो रुई में स्प्रिट लगा के जहाँ सुई देना था वहाँ पे सैनिटाइज किया करते थे। वही चीज़ है, स्प्रिट अल्कोहल ही है, वही चीज़ आज भी है, कोई नई बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग उसमें थोड़ा हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला सकते हैं जब उनको लगता है कि स्पोर के लिए भी उसको बनाना चाहिए कि उसमें स्पोर कोई ना रहे, या कुछ लोग उसको मॉइस्चराइजिंग बनाने के लिए ग्लिसरीन मिला देते हैं। वो सब चीज़ अलग बात है, लेकिन मेन काम है कि आपका 60% से ऊपर अल्कोहल होना चाहिए। बाकी चीज़ ऑप्शनल है, बाकी चीज़ की बात ऑप्शनल भरा। आज बहुत से चर्चा हर्ड इम्यूनिटी पर हो रही है।
थोड़ा सा उसका चर्चा करते हैं। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड मतलब झुंड। जब एक समाज में किसी भी बीमारी के प्रति ज़्यादातर लोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी पा लेंगे तो उसे हर्ड इम्यूनिटी होना मानते हैं। जब एक लेवल से ऊपर लोगों की संख्या, इम्यूनाइज लोगों की संख्या हो जाती है तो हर्ड इम्यूनिटी अचीव्ड मानी जाती है और उसमें उस डिजीज का संक्रमण कम या न के बराबर होता है। यही हर्ड इम्यूनिटी है। और ये नॉर्मली टीकाकरण या किसी इन्फेक्शन से रिकवर होकर आता है, जिसको एडेप्टिव हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं किसी भी कम्युनिटी में ट्रांसमिशन लेकर अगर एक केस आया और सामने सभी इम्यून लोग मिल गए तो फिर आगे जो ससेप्टेबल लोग हैं, जो कि इम्यूनाइज नहीं है, वो भी उस वाल के तहत बच जाते हैं। तो ये हर्ड इम्यूनिटी का इफेक्ट है। जैसे यहाँ देखें कि एक केस है, वो किसी ससेप्टेबल को गया तो उसको इन्फेक्शन हो गया, लेकिन उसके कांटेक्ट में अगर इम्यून आए तो आगे कोई ससेप्टेबल है जो कि इम्यून नहीं भी है, वो भी बच गए। तो हर्ड इम्यूनिटी इस तरह से किसी भी समाज में, कम्युनिटी में फर्दर ट्रांसफर, उसमें घुसने में डिजीज को रोकता है। यहाँ एक बेसिक रिप्रोडक्टिव रेट समझना जरूरी होगा। ये ऐसा डाटा है, बेसिक रिप्रोडक्टिव रेट, जिससे हम लोग किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक डिजीज की संक्रामकता को जांचते हैं। उसकी कितनी ज़्यादा संक्रामकता है पता चलता है। तो जैसे कोई एक आदमी अगर किसी समाज में आए और अपने पूरे डिजीज पीरियड में वो जितने को इन्फेक्ट करता है, वो उसका बेसिक रिप्रोडक्टिव रेट है, जिसे RO से डिनोट करते हैं। मतलब अगर RO 1 से नीचे है, यानी 1 से कम को इन्फेक्ट कर पाया तो वो डिसअपियर कर जाएगा समय के साथ डिजीज। एक को कर रहा है तो वो इंडेमिक बन के उस समाज में रहेगा, और 1 से ज़्यादा है तो वो बड़े एरिया में डिजीज फैलेगा। इसलिए RO से हम ये पता करते हैं कि यह डिजीज कितना संक्रमण कर सकता है। यहाँ हम कुछ प्रोमिनेंट डिजीज के RO स्कोर दिखा रहे हैं, जिसमें H1N1 माने स्पेनिश फ्लू भी इसी ग्रुप में था, जो 1.2 को 1.6 के स्केल में था। इबोला 1.6 से 2 है, और अभी जो जिसका पैंडेमिक चल रहा है कोविड-19, इसका RO स्केल है 2 to 2.5, कहीं 3 तक भी कहा गया है, बट 2.5 एवरेज लेके हम लोग चलेंगे। हर्ड इम्यूनिटी आने के लिए कितने % को वैक्सीनेट होना चाहिए, इसके लिए एक फार्मूला है 1 - 1/RO का 100%। मतलब अगर किसी का RO 2 है तो उस समाज में अगर 50% को हम इम्यूनाइज कर देते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगा, डिजीज का ट्रांसमिशन रुक जाएगा। अगर RO 3 है तो हम 2/3% अप्रॉक्स 66 to 70% को अगर वैक्सीनेट कर देते हैं तो डिजीज रुक जाएगा, हर्ड इम्यूनिटी सोसाइटी को मिल जाएगा। अगर RO 4 है तो 3/4 मोर देन 75% को अगर हम वैक्सीनेट कर दें तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगा, डिजीज का ट्रांसमिशन रुक जाएगा। कोविड के केस में चूंकि इसका RO 2.5 के रेंज में आ रहा है, तो अगर मोर देन 60% हम लोग इम्यूनिटी अचीव कर लें सोसाइटी में तो इसका संक्रमण रुक जाएगा। थोड़ी बातें लॉकडाउन पे, बहुत सा पक्ष में विपक्ष में बातें हुई, लेकिन लॉकडाउन की ज़रूरत क्यों है ये इस ग्राफ से हम समझते हैं कि अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज आया और हम हेल्थ केयर सिस्टम इसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेजर लिया, लॉकडाउन किया, तो आप देख सकते हैं कि जो डिजीज का फैलाव है वो प्लेटू के तरह हुआ, छोटा पहाड़ की तरह। लेकिन अगर वो हम नहीं लिए तो वो एक पीक, एक बड़े पहाड़ के रूप में आया और बहुत ज़्यादा दूर में फैला। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जहाँ लॉकडाउन हुआ है इस एपिडेमिक में भी, वहाँ पीक या तो डिलेड आया है और छोटा आया है, और जहाँ देर से लॉकडाउन इंप्लीमेंट हुआ है वहाँ पीक बड़ा आया है। सोशल डिस्टेंसिंग और बचाव के नॉर्म को समझने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण स्पेनिश फ्लू का एपिडेमिक्स है, जो कि
1918-19 में फैला और दुनिया के बहुत बड़े पार्ट में उसका फैलाव हुआ। 10 मिलियन से ऊपर जाने गई और उसमें 3 वेव्स आए, 3 बार उसका अटैक हुआ एक एक करके, जिसमें बीच का वेव, सेकेंड वेव सबसे ज़्यादा फैटेलिटी, सबसे ज़्यादा मौतें सेकेंड वेव में हुई। अब उसका कुछ शहरों का हम डाटा देखें जिससे लॉकडाउन का जस्टिफिकेशन सामने आएगा। ये अमेरिका का फिलाडेल्फिया शहर है जहां पहला केस आया था 17 सितंबर को और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग इंप्लीमेंट किया 3 अक्टूबर को। वहां केस बहुत तेजी से बढ़े पहाड़ की तरह। लेकिन दूसरे एक शहर सेंट लुइस में पहला केस मिला 5 अक्टूबर को और 7 अक्टूबर को ही उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। तो वहां का पीक छोटा रहा, बहुत बड़ा पीक नहीं आया। ऐसा ही स्थिति आज हम दुनिया में इटली और स्पेन, कुछ हद तक अमेरिका में भी देख सकते हैं कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग लेट से लागू होने से कितनी मौतें हुई। हमारे यहाँ अर्ली लागू होने से अभी तक बहुत हद तक कंट्रोल है। अब खुला है, अब आगे पता चलेगा कि डिजीज का क्या ट्रेंड रहेगा। एक दूसरी बात भी यहाँ समझना है कि अमेरिका के ही डेनवर शहर में पहला बार जब सोशल डिस्टेंसिंग आया तो अच्छा कंट्रोल हुआ, डिजीज एक लेवल तक गया। लेकिन वहाँ भी बहुत विरोध हुए सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन के। विरोध के कारण समय से पूर्व ही लॉकडाउन खोल दिया गया और उसके बाद लोगों ने क्वारंटाइन, और चूंकि लॉकडाउन रहने के कारण इतने परेशान थे कि आते ही उन्होंने सब पार्टी सार्टी सब करना शुरू कर दिया और नतीजा ये हुआ कि जो सेकेंड वेव आया उसमें बड़ी क्षति हुई, बहुत लोग मारे गए। ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि इस तरह के डिजीज जो कि संक्रामक है, फैलता है और जहां सटीक इलाज या वैक्सीनेशन नहीं अवेलेबल है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन कितना कारगर कदम है। इतिहास की गलतियों से हमें सीखना चाहिए। स्पेनिश फ्लू में 3 वेव आए, अर्ली लॉकडाउन तोड़ने से सेकेंड वेव बहुत जबरदस्त आया और उसमें बहुत लोग मारे गए। और इन बातों से हमें सीख लेके आगे इन गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहिए और कोविड में हम इसका पूरा ख्याल रखें कि हम वो गलतियां दोहराएं नहीं। लॉकडाउन को लिमिटेड करने का एक बहुत अच्छा उदाहरण इजराइल ने पेश किया, जहां उन्होंने बुजुर्गों, जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, बीमारों, बहुत छोटे बच्चों को लॉकडाउन की स्थिति में रखा और बाकी हेल्दी यंग पॉपुलेशन को फ्री छोड़ा। और उनके यहाँ बीमारी बहुत बढ़ा भी नहीं, हल्के लेवल पर बीमारी हुई, जो लोग ठीक हो गए बहुत हद तक। लेकिन इजराइल एक छोटा देश है, वहाँ ज़्यादातर लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, समझते हैं बात को, इसलिए वहाँ यह करना कारगर है। हमारे देश जो विविधताओं से भरा है, इस तरह के कदम कितना सक्सेसफुल होगा ये तो जनता ही डिसाइड करेगी कि वो कितना मानते हैं इसे। इतने दिन के कोरोना काल में जो हिंदुस्तान में घटित हुआ है, हमने एक चीज़ हम लोग ने देखा है कि हमारे यहाँ इस बीमारी की विभीषिका विदेशों, पश्चात देशों से के कंपैरिजन में कम है। अब कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ हर साल फ्लू होता है, तो हो सकता है कुछ बेसिक लेवल का इम्यूनिटी हो लोगों में। दूसरा कि हो सकता है हमारे यहाँ का स्ट्रेन कम सीरियस हो, जो भी हो, लेकिन ये ट्रेंड अभी तक देखा गया है। हाँ, लॉकडाउन का ये प्रभाव रहा है अभी तक कि डिजीज बहुत तेजी से नहीं फैला, लेकिन अब लॉकडाउन खुल गया है, अगला महीना 2 महीना डिसाइड करेगा। अतः स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की स्थिति में रहने की परम आवश्यकता किनको है? वैसे लोग जो हाई रिस्क हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग, 60 साल से ऊपर के लोग, जिन्हें बहुत सी बीमारियां साथ में हो, जिसमें डायबिटीज़ वगैरह भी इंक्लूडेड है, पुरानी बीमारी COPD आदि जो किसी से ग्रसित हों, किसी भी बीमारी के कारण या कैंसर की दवा ले रहे हों, या किसी बीमारी से उन्हें इम्यूनोसप्रेसिव इम्यूनिटी घटाने वाली दवा चल रही हो, या अत्यंत छोटे बच्चे, ये हाई रिस्क पॉपुलेशन है। इन्हें हमेशा हर्ट में बचे रहना है और लॉकडाउन की स्थिति में आइसोलेशन में कहेंगे घर में रहना बेहतर है। इस फोटो में हमने अभी की स्थिति को बताया है कि सरकार ने मैक्सिमम लॉकडाउन हटा दिया है
अब ये कछुआ की स्थिति हमारी है जो अपने सेल से बाहर आ गया है। हम खुश भी हैं कि हम लॉकडाउन से हट गए, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। जैसा कि कहावत है, ए बिग पावर कम्स विथ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये सेल हमारे बचाव के लिए नहीं है। अब बचाव का उपाय हमें खुद ढूंढना है, समझ के चलना है। इसलिए हम खुद समझदार हैं और जो सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म आदि इस लॉकडाउन पीरियड में हमारे सरकार और हमारे डॉक्टरों ने हमें सिखाया है, उसे हम पालन करें तो यही उचित रहेगा। अंत में मैं इस स्लाइड के साथ अपने बात को विराम दूंगा कि रियायत सरकार ने दिया है, कोरोना ने नहीं। ध्यान रहे, रियायत सरकार ने दिया है, कोरोना ने नहीं। कोरोना अभी भी वही है। इसलिए हम लोग ये न समझें कि कोरोना चला गया। ठीक है, हमारे यहाँ अभी विभीषिका बहुत नहीं देखी गई है, फिर भी हमें बचाव का हर उपाय पालन करना है और हमेशा सावधान और सतर्क रखना है। याद रहे, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि खेलों में हम हर लीग मैच जीत जाते हैं और फाइनल में जाके कई बार हार जाते हैं। ऐसा ना होना चाहिए, इसको हम हमेशा ध्यान रखें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।